ओम्स लॉ। इस सेशन में हम सब ओम्स लॉ के बारे में देखेंगे। इससे पहले आपने रेजिस्टेंस, करंट, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस आपने देखा है। अच्छा, इस लेक्चर में ओम्स लॉ क्या करता है? ये जो ओम्स लॉ है, रेजिस्टेंस, करंट और पोटेंशियल या वोल्टेज जिसको आप बोलते थे, उसके बीच में कैसा रिलेशन हो सकता है, उसी रिलेशन को डिराइव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ओम्स लॉ। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, ओम्स लॉ क्या होता है और ये क्यों होता है, क्या होता है, इसके कोई लिमिटेशंस है, कहां पर इसको यूज कर सकते हैं, कहां पर नहीं यूज करते हैं, ये सारे कुछ हम सब देखने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ था। क्वेश्चन हमने क्या दिया हुआ था? क्वेश्चन था कि कोई लैंप है, उसमें 0.5 का उसमें करंट गिवन थी, करंट I इक्वल दिया गया था 0.5 एम्पियर। कब? जब आपने वोल्टेज वहां पर अप्लाई किया हुआ था। कितने का वोल्टेज आपने अप्लाई किया था? 20 वोल्ट आपने ये अप्लाई किया था। उन्होंने पूछा था उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ लैम्प व्हेन वोल्टेज इज डबल्ड। मतलब आप इसी वोल्टेज को आप 20 वोल्ट से 40 वोल्ट कर देते हैं तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहां पर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आप जानते हैं क्या, यहां पर V/I, ये यूज ओम्स लॉ ही है। यहां पर अगर ओम्स लॉ अभी आपको पढ़ाया नहीं है, फिर भी हम यूज कर रहे हैं। जिनको ओम्स लॉ पता होगा वो क्या किए होंगे, R = V/I, और यहां पर 40 डिवाइड बाई 0.5 और यहां पर करेंगे 80 ओम आ गया होगा। और जिन बच्चों को ओम्स लॉ नहीं पता है, आज अभी पता हो जाएगा, और ओम्स लॉ को पता होने के बाद आप इसको फिर से अटेम्प्ट कीजिए। अच्छा, जब आप ऐसे करेंगे 80 ओम आएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है, हमने बताया था, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। मीनिंग क्या है? अगर इनिशियल वोल्टेज करंट ये था तो आपका रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा? V/I। आज ही ओम्स लॉ देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो प्रॉब्लम आई थी उसको हम देख रहे हैं। यहां पर V/I, V की वैल्यू 20 वोल्ट डिवाइड बाई 0.5 और ये कितना हो गया? 40 ओम। आपका आंसर 40 ओम आएगा। अब कुछ बच्चों के मन में ये क्वेश्चन है, सर 20 वोल्ट के नहीं यूज किए? ध्यान दीजिए, हमने आपको लिखवाया था रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन शेप, साइज, मटेरियल, टेम्परेचर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो इसका मतलब क्या है? जब आप मान लेते हैं ये कोई कंडक्टर है, इसमें पोटेंशियल V को अगर 2 टाइम्स करते हैं तो आपका करंट भी 2x हो जाता है। ध्यान दीजिए, करंट भी क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स। अगर आपने यहां पर 20 से 40 कर दिए, वोल्टेज को क्या किए? 20 से 40 कर दिए तो आपका करंट भी 0.5 से यहां पर 1 एम्पियर हो जाएगा। चाहे यहां पर इसका रेशियो लीजिए, चाहे यहां पर लीजिए, दोनों रेशियो सेम आएंगे। तो आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ओम लॉ। तो अब इतना इंपॉर्टेंस हमें अगर समझ में आ गया तो ओम्स लॉ के ऊपर चलते हैं, ओम्स लॉ को देखते हैं। तो आपका आंसर यहां पर 40 ओम ही आएगा। यहां पर ध्यान रखें, 40 ओम, दोनों का रेशियो यहां पर 40 और यहां पर भी 40 ओम। क्लियर? आ जाते हैं ओम्स लॉ। क्या कहते हैं ओम्स लॉ? ओम्स लॉ ने कहा है, मान लेते हैं हमारे पास कंडक्टर है, इसकी फिजिकल स्टेट, मतलब जहां पर रख रहे हैं, जो इसका टेम्परेचर, प्रेशर, उसको हम चेंज नहीं करते, इसका जो शेप है उसको चेंज नहीं करते हैं। अगर फिजिकल स्टेट को कांस्टेंट रखते हैं तो इसमें आपने जो वोल्टेज अप्लाई किया है, आपने जो क्या किया है, वोल्टेज जो अप्लाई किया है उसके प्रोपोर्शनल में ही करंट फ्लो होगी। इसका रिवर्स भी ट्रू है। अगर आपने एक कोई कंडक्टर लिए हैं, इसके थ्रू आप करंट पास कर रहे हैं, तो जब करंट आप पास करेंगे तो अब यहां पर वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा। जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो क्या होगा? प्रोपोर्शनल टू करंट। इट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। दोनों ही ओम्स लॉ है और दोनों ही सही है। बात समझ में है? यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर मस्ट बी सेम और कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए ओम्स लॉ क्या बोलते हैं। ओम्स लॉ स्टेट दैट वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर is directly proportional to the current flowing through it.
बात समझ में आ गई। जितना आप कोई कंडक्टर है, ये मान लेते हैं आपके पास कंडक्टर है, यहां पर करंट जो फ्लो हो रही है आई, यहां पर जो पोटेंशियल आएगा वी, यहां पर प्लस यहां पर माइनस, क्यों? प्लस का मतलब होता है हाई पोटेंशियल, माइनस का मतलब होता है लो पोटेंशियल। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। बात समझ में आ गई। तो ये जो वी पोटेंशियल आया है मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू आई। बात समझ में आई। तो यहां पर अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा आर आई। इसी को बोलते हैं ओम्स लॉ। इसी को क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बोलते हैं V इक्वल्स आर आई। आर क्या है? रेजिस्टेंस। आपने इसके बारे में जानते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ये क्लियर हो गया। आर क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अच्छा, क्या इसका उल्टा भी देख सकते हैं? बिल्कुल, हम सब देख सकते हैं इसका उल्टा। इसका उल्टा क्या होता है? ओम्स लॉ ये भी है, इफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर remains unchanged, then current through conductor is proportional to applied voltage। इसका उल्टा भी आप लिख सकते हैं। ये भी ओम्स लॉ है। मान लेते हैं हमारे पास क्या है? कंडक्टर है, यहां पर आपने पोटेंशियल लगाया किसी बैटरी के थ्रू, मान लेते हैं V पोटेंशियल लगाया, और यहां पर ये I करंट चला रहा है, तो I इज प्रोपोर्शनल टू V। जब यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो यहां पर R नहीं G आएगा। I इक्वल्स क्या होता है? GV। और G को क्या बोलते हैं? G का मतलब होता है कंडक्टेंस। G का मतलब होता है कंडक्टेंस। ठीक है, तो ये था आपके पास ओम्स लॉ। यही क्या था आपके पास? ओम्स लॉ। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर ये ओम्स लॉ आपको समझ में आ गया, अब हम सब क्या करते हैं, थोड़ा सा यहां पर ध्यान देंगे। ओम्स लॉ, जब आपने करंट और वोल्टेज का रिलेशन देख ही लिए हैं, I इक्वल्स V, V इक्वल्स I, लेकिन G और R थोड़ा सा इक्वेशन लिख लेते हैं। V इक्वल्स आपने देखा R I, और एक आपने देखा I इक्वल्स G इंटू V। तो यहां पर जो रेजिस्टेंस होता है ये होता है 1 डिवाइड बाई G। अगर इसी को लिखें, रेजिस्टेंस इक्वल्स 1 डिवाइड बाई कंडक्टेंस। कभी कभी एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में देगा रेजिस्टेंस ना देके कंडक्टेंस देगा, तो आप समझ जाए। अच्छा, कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज मो होती है, ध्यान रहे, MHO, मो। और इसका नोटेशन होता है ये उल्टा ओमेगा। ये बात समझ में आ गई। ये है आपके पास ओम्स लॉ। यही क्या है आपके पास? ओम्स लॉ। अगर आप इसी इक्वेशन को ध्यान से देख रहे हैं, V इक्वल्स आर आई, अगर हम सब आ जाते हैं यहां पर डेस्कटॉप के ऊपर, तो देखिए डेस्कटॉप के ऊपर, तो आपको अच्छे से पता चलेगा क्या है। V इक्वल्स आर आई, क्या आप इसको ये नहीं देख पा रहे हैं? ये ऐसे नहीं लिखा है, Y इक्वल्स mx के फॉर्म में, जिसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। Y इक्वल्स mx के फॉर्म में आपने कभी ना कभी इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ी है 10th में या 9th में, तो उसी फॉर्मेट में है। अगर इसको हम क्या करें, इसका प्लॉट करें, तो आपको ध्यान में होना चाहिए, इसको ही बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? यस, ओम्स लॉ। यहां पर आपने वोल्टेज लिखा हुआ है, यहां पर I, तो यहां पर देखिए I प्रोपोर्शनल टू V के लिए यही है, I इक्वल्स GV, ये इसके लिए बनाया गया है।
ठीक है। अच्छा, जो इसका स्लोप है, तो स्लोप क्या है, अगर आप स्लोप देखेंगे, जो इस लाइन का स्लोप होता है, स्लोप ध्यान रहे केवल थ्योरेटिकली पता होना चाहिए, वो क्या होता है, कंडक्टेंस। तो 1 बाई कंडक्टेंस करेंगे तो आपको रेजिस्टेंस यहां पर मिल जाएगा। तो ये जो वी आई में रिलेशन है, ये किसको डिनोट कर रहा है, ओम्स लॉ को। ये किसको डिनोट कर रहा है, ओम्स लॉ को। अगर कोई भी डिवाइस ओम्स लॉ को फॉलो करती है, जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट आपकी बढ़ेगी। आप देख रहे हैं यहां पर, ये है ओम्स लॉ। क्लियर। एक सर्किट के थ्रू भी हम देख लेते हैं। मान लेते हैं यहां पर देखिए करंट है, ये कोई लैंप है, करंट ये फ्लो हो रही, बैटरी मान लेते हैं यहां पर वी आपने अप्लाई किया हुआ है, तो करंट इक्वल्स क्या हो जाएगा, करंट इक्वल्स अभी आपने देखा था V बाई आर। आर क्यों लिखे, क्योंकि G इक्वल्स 1 बाई आर हम लिख सकते हैं। तो I इक्वल्स क्या लिख सकते हैं, V बाई आर, या इसी को हम लिख सकते हैं I इंटू जीवी। दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ज्यादा करंट फ्लो होगी, और जितना ज्यादा करंट फ्लो होगी उतना ही, जितना ज्यादा करंट फ्लो होगी उतना ही क्या होगा, उतना ही ये लैंप ग्लो करेगा। ये बात समझ में आई। नो करंट नो ग्लो, मोर करंट मोर ग्लो। क्लियर हो गया, ओम्स लॉ। अच्छा, अब इतनी चीजें आपने ओम्स लॉ के बारे में सीख ली। क्या ओम्स लॉ सभी जगह एप्लीकेबल है, क्या कोई लिमिटेशंस है क्या ओम्स लॉ को। ठीक है, ये भी हम सब देख लेते हैं 1 बाय कम करके। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की क्या लिमिटेशंस है, देखिए यहां पर। द लॉ इज नॉट अप्लीकेबल टू यूनिलैटरल नेटवर्क। यूनिलैटरल नेटवर्क किसको बोलते हैं, थोड़ा ध्यान रखें। जिस नेटवर्क में, मान लेते हैं कोई नेटवर्क है, ये कोई एलिमेंट है, इसमें करंट इस साइड तो फ्लो कर सकती है, लेकिन इस साइड से करंट फ्लो नहीं कर सकती है। जब हम आपको डायोड ट्रांजिस्टर पढ़ाएंगे, ये सब क्या है, यूनिलैटरल, वहां पर करंट केवल वन साइडेड ही फ्लो होती है। तो जो वन साइडेड है वहां पर ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होती। फॉर एग्जांपल डायोड एंड ट्रांजिस्टर। तो पहला लिमिटेशन आपने यहां पर देखा। नेक्स्ट, यहां ओम्स लॉ इज आल्सो नॉट एप्लीकेबल टू नॉन लीनियर एलिमेंट। नॉन लीनियर का मतलब क्या होता है, थोड़ा इसको ध्यान दीजिए। यहां पर अगर कोई रिलेशन हो, V इक्वल्स आई आर है, तो इसको बोलते हैं क्या, लीनियर रिलेशनशिप। लेकिन कभी कभी जो V है अगर वो आई स्क्वायर आर हो गया, बात समझ में आ रही, इसका मतलब करंट को 1 एम्पियर बढ़ाएं और करंट को 1 एम्पियर से इंक्रीमेंट करें, लेकिन या करंट को ट्वाइस करें और आपका वोल्टेज ट्वाइस नहीं 4 टाइम हो जाए, तो उसको बोलेंगे नॉन लीनियर। उसको क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या, अगर नॉन लीनियर डिवाइस है, और नॉन लीनियर भी क्या है, डायोड, जो सेमीकंडक्टर के डिवाइस होते हैं वो भी क्या है, नॉन लीनियर है। ये बात क्लियर हो गई, तो ये भी ध्यान रखें। तो यहां पर भी जो दोनों के एग्जांपल यूनिलैटरल और नॉन लीनियर में हमने सेम दिया है। सेमीकंडक्टर के मटेरियल के जो भी डिवाइस, जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, आपके पास डायोड हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के जैसे SCR हो गया, ये सब क्या है, FET हो गया, फील्ड इफेक्ट मॉसफेट, और मॉसफेट हो गया FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हो गया, ये सब क्या है, नॉन लीनियर है। तो आप यहां पर ध्यान रखें, ओम्स लॉ नॉन लीनियर के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट यहां पर, अच्छा, ये इतने होने के बाद अब एक पॉइंट और लिख लें। अगर किसी भी कोई कंडक्टर है, अगर उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ध्यान से सुनिए आप, अगर उसका टेम्परेचर वेरी हो रहा है, फिजिकल स्टेट वेरी हो रही है, तो वहां पर भी ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, वहां पर भी ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ये ध्यान आप रखेंगे। वैक्यूम ट्यूब सेमीकंडक्टर का रिप्लेसमेंट है, तो वहां पर भी ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। अब थोड़ा सा जो हमने ओम्स लॉ के बारे में सीखा है, एक दो क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे हमें क्लियर रहे ओम्स लॉ होता क्या है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक कॉइल इज 60 ओम, तो R आपको दिया गया है 60 ओम दिया है। इफ करंट थ्रू कॉइल इज 3.2 एम्पियर, फाइंड द वोल्टेज बिटवीन 2 पॉइंट। तो यहां पर R दिया है, I दिया है, तो V इक्वल्स आप जानते हैं IR होता है 60 इंटू 3.2। अच्छा, यहां पर 6 इंटू 32 मल्टीप्लाई करें, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, 18 प्लस 1 192 वोल्ट। क्लियर हो गया। ये आपका ऑप्शन, ये आपका आंसर, सिंपल क्वेश्चन।
ऐसे का एक सिंपल और क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज 150 ओम एंड द करंट इज 5.2 एम्पियर थ्रू द रेजिस्टेंस, देन फाइंड द वोल्टेज। होमवर्क लीजिए, सेम डिटो क्वेश्चन होमवर्क लीजिए। यहां पर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लीजिए। क्या करना है, 5.2 इंटू 150 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर लिखना भी है तो हम V इक्वल 5.2 इंटू 150 करके देखिए कितना आएगा। नेक्स्ट, फाइंड करंट I थ्रू अ रेजिस्टेंस इफ R इक्वल्स 9 ओम इफ द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर इज 18 वोल्ट। कोई रेजिस्टेंस है, वोल्टेज दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, I पूछे हैं, तो I इक्वल्स हम जानते हैं ओम्स लॉ से V बाई R। तो V की वैल्यू इन्होंने 18 वोल्ट दिया हुआ है, ये 9 दिया है, तो I को सॉल्व करेंगे, आपके पास कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। यहां पर कितना आ गया 2 एम्पियर। कितना है 2 एम्पियर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन रहे। एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपके लिए, जितना आपने सीखा थोड़ा सा जो हमने प्रॉपर्टी दिखाई दी है उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं हम सब। देखते हैं आप कैसे सोच पाते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पर क्वेश्चन, यहां पर वोल्टेज across resistance of 20 voltage across resistance of 20 ohm is 10 volt and current through it is 2 ampere। ये यहां पर पता चल रहा है नहीं। करंट कितना आएगा 0.5 एम्पियर, यहां पर दे रहे हैं पूरा कैलकुलेशन। करंट थ्रू इट इज 0.5 एम्पियर, 2 नहीं 1/2 एम्पियर। फुल स्टॉप से पहले एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ये इन्होंने दिया है। इसका आप रेशियो निकालेंगे 10/20 0.5, क्वेश्चन में ये दिया जा रहा। देन करंट थ्रू रेजिस्टेंस when voltage is 20 volt and temperature is 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे इन्होंने पूछा। सिंपल सा क्वेश्चन है। इन्होंने क्या किया, वोल्टेज को डबल किया है और यहां पर दिया। यहां पर देखिए ऊपर अननेसेसरली डेटा दिया है। रेजिस्टेंस जब दिया है तो हमें तो सब कुछ पता ही है। 20 डिग्री सेल्सियस पे आपको रेजिस्टेंस दिया है और वो कितना है 20 ओम, ये पता है। तो हमें क्या करना है, हमें 20 वोल्ट जब कर देते हैं और टेम्परेचर को डबल कर देते हैं तो करंट कितना आ जाएगा। तो कुछ हमारे बच्चे कैसे कैलकुलेट करेंगे, नया I इक्वल्स R तो पता है, नया वोल्टेज I डैश, तो नया वोल्टेज V डैश डिवाइड बाय R, और V डैश कितना है आपके पास 20 वोल्ट, और डिवाइड बाय इसको 20 करेंगे और उनको आ जाएगा 1 एम्पियर। अगर ये 1 एम्पियर आ गया तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। क्योंकि टेम्परेचर से रिलेटेड कोई डाटा नहीं दिया गया है तो हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। क्यों कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने टेम्परेचर को भी चेंज कर दिया हुआ है। टेम्परेचर कांस्टेंट होता, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता तो हम ये मान लेते वहां पर ओम्स लॉ एप्लीकेबल है। जब टेम्परेचर ही कांस्टेंट नहीं है तो ओम्स लॉ एप्लीकेबल होगा क्या, नहीं होगा। जब ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है तो हम इसको ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ गई। तो ये था छोटी छोटी बातें जो कि आपने ओम्स लॉ में सीखी थी।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सब यहाँ पर और सारी बातें देखेंगे यहाँ पर इससे संबंधित। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।